नगमाना हाशमी साहबा, अगर इंटरनेशनल लॉ ख़त्म हो गया है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो गैर मौसर हो चुकी है, तो अगर हम सिर्फ अपने खिते को देखें, पाकिस्तान के हमसाए में जो ममालिक हैं उनके साथ हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इस वक्त हमारा अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की रजीम है उसके साथ एक मसला चल रहा है। तो हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जो आपने दोहा एग्रीमेंट में जो दुनिया के साथ वादे किए थे उस पर अमल दरामद करें। तो अगर इंटरनेशनल लॉ ख़त्म हो गया है, इसराइल भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अमेरिका भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो अफगान तालिबान भी नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करें? देखिए, अफगान तालिबान तो पहले ही दोहा एग्रीमेंट की कोई पासदारी नहीं कर रहे, और वो तो किसी चीज़ की भी कोई पासदारी नहीं कर रहे। तो अफ़गान तालिबान की तो बिल्कुल ही एक अलग आप दास्तान है। उन पे तो अब हमने बिल्कुल सही फ़ैसला ये लिया है कि बातचीत करने से तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। सो इसलिए हम उन पे अब अटैक्स कर रहे हैं, उनके जो अड्डे हैं वहाँ पे उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आपका बहुत वैलिड सवाल है कि अगर इंटरनेशनल लॉ इतना वीक हो गया है तो आप किसी को भी मजबूर नहीं फिर कर सकते कि जी आप इसको फॉलो करें, क्योंकि जब दुनिया की ताकतवर तरीन कौमें उसको खुद वायलेट करेंगी तो नेचुरली ये एक इंसेंटिव होगा दूसरों के लिए भी कि इनका क्या बिगाड़ लिया तो हम। अब उन्होंने जाके वेनेजुएला से प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को किडनैप कर लिया, ये कोई इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है? नहीं करता। इंडिया ने जिस तरीके से वो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है, वो क्या कोई इंटरनेशनल लॉ उसे अलाउ करता है? जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इंडाइट किया हुआ है नेतन्याहू को, हाँ। उसमें आप देखें तो सिवाय नॉर्डिक कंट्रीज़ के और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के जिन्होंने कहा है कि हमारा एयर स्पेस भी ना वो यूज़ करे, कौन उसे इम्प्लीमेंट करवा रहा है? वो बड़े धड़ल्ले से ग्रीस भी फिर रहे हैं, जर्मनी भी फिर रहे हैं, हर जगह घूम घाम के आ रहे हैं। तो देखें, ये जब पूरा आपका मल्टीलैटरल सिस्टम एक कोलैप्स हुआ है, इनएफेक्टिव हुआ है, और जैसे एजाज साहब कह रहे थे कि जिन्होंने बनाया वो जब तक उसको एक्सप्लॉइट करके अपने फेवर में चलाते रहे वो चलता रहा। जब उन्होंने देखा कि अदर कंट्रीज़ also want to benefit from it और उसके रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू इन पावरफुल स्टेट्स को वो सैंक्शन कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने उसी सिस्टम को गिरा दिया। तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक प्रेसिडेंट्स जो है वो बनता चला जा रहा है। एजाज साहब, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया है कि कल यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने जो अफ़गानिस्तान में काम करने वाला जो उनका एक झैली इदारा है यूनामा, UNAMA, इसके मैंडेट में सिर्फ 3 महीने की एक्सटेंशन दी है, उसमें 3 महीने की तोसी कर दी है। तो क्या ये 3 महीने की जो तोसी की है सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनामा के मैंडेट में, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? ये सिर्फ 17 जून तक एक्सटेंशन दी है, तो क्या 17 जून तक सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, देखिए, उनामा में कुछ लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं और वरना वहाँ पे कोई ऐसा किरदार नहीं है जो अफगानिस्तान में उनामा कर सकता है। और आप ये देखें कि इवन जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आती थी वो भी 1/3 रह गई है मेरी मालूमात के हिसाब से। जी। और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो तालिबान के साथ अब डील करना चाहता है। सिर्फ रशिया ने रिकग्नाइज किया, बाकी किसी ने तो रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ। अभी आप नगमाना साहिबा से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे कि ये जो फरवरी 2020 वाला एग्रीमेंट तालिबान ऑनर, वो तो ऑनर क्या करना है जी? उन्होंने 4.5 साल में उन्होंने पाकिस्तान में इतना खून बहाया है, और हमारा सब्र और हौसला देखें कि हमने 2 तरफा भी डिप्लोमेसी की, हमने सालिस भी कर लिए, तुर्की, कतर वगैरह। और अब मजबूर होकर पाकिस्तान को समझ आ गई कि आज की दुनिया में ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ती है और 2 तरफा पे उनको जाके बताना पड़ता है कि जनाब ये यूं होगा। तो जब से बॉर्डर मैनेजमेंट शुरू किया मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में, क्योंकि हमारी ये अप्रोच ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 2 फ्रंट हम नहीं चाहते थे, देखे दूसरा फ्रंट खुल गया। मैं उनको बताना चाहता हूँ वो फ्रंट खुला हुआ था, वो बंद हो रहा है, पहली बार बंद हो रहा है। जिस बेदरेग अंदाज में इन्होंने हमारी बंदरगाहों को, हमारे अस्पतालों को, हमारी यूनिवर्सिटियों को इस्तेमाल किया, वो उसको आपको पता है कि ये जितने आप मीर साहब जरा इस पे तहकीक करवा ले, मेरी मालूमात के हिसाब से, और ये काफी ऑथेंटिक है कि जो
तालिबान के जो लीडरान हैं, सारी ट्रांजिट ट्रेड के जो बड़े बड़े थे ना सौदे, वो इनके थे। ये उससे पैसा बनाते थे, पाकिस्तान में डंप कर देते थे, और हमें, हमारी तजारत, हमारी सनत को नुकसान होता था। तो अब आप बॉर्डर मैनेज करें अपना, आपके देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेररिस्ट अटैक्स भी कम हो जाएंगे, और यहाँ पे जो सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और मैंने बड़ी बार ये तजवीज़ दी है कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंसिस करें, ढेर सारी करें, बार बार करें, और लोगों को कन्विंस करें कि जनाब ये तालिबान का इलाज यही है जो हम कर रहे हैं। और जब तक ये मानते नहीं है, उस वक्त तक हमें करना पड़ेगा। दुनिया का कोई मुल्क, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। ये आपने अपनी मदद खुद आप करनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में भी कुछ लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है। पाकिस्तान को छोड़ देना, ये यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ इदारे जो हैं ह्यूमन राइट्स के, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो बमबारी कर रहा है अफगानिस्तान में, तो उसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो पाकिस्तान उसको डिनाई करता है। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं बाहर नहीं है? नहीं, ये दोनों तरफ है जी। वो बाहर वाली की तो मैं परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल किया एज एन इंस्ट्रूमेंट। आप देखें ना, मैं 6.5 साल राज्य न्यूयॉर्क में, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स मंगवाता था। हर रोज फ्रंट पे एक कॉलम जरूर होता था, छोटा या बड़ा, चीन के ऊपर के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ये हमेशा इन्होंने इस्तेमाल किया। वी शुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। मुझे अपने मुल्क के अंदर जरूरत है कि यहाँ हार्मनी और लोग कन्विंस हो कि अफगानिस्तान से अब इलाज यही है। ठीक है, आप सारा मुकम्मल जंग नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त तक जरूर करना है। जो अमेरिका का रह गया हुआ था असला, उसको डेसिमेट करने की जरूरत है, और वहां पे जो जो उन्होंने सेफ हेवन्स बनाए उनको खत्म किया जाए। साथ ही साथ आप डिप्लोमेसी भी खुली रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंद करें उसके दरवाजा, वो मुकम्मल तौर पर बंद रखें, लेकिन बॉर्डर को आपने आप मैनेज करना है जब तक आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होती। और मुल्क के अंदर जरूर इतफाक राय बनाने के लिए काम कीजिए। आपको याद होगा कि 2014 में ज़रब अज़्म में जब हम गए थे, उससे पहले 1 साल पूरा हमने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस की थी, पॉलिटिकल पार्टीज की। तो उसके नतीजे में यह हुआ था कि वहां पे जब हमने ज़रब अज़्म किया तो उनको कहीं कोई लोकल मदद नहीं मिली और हमें कामयाबी मिली। मेरे ख्याल में इस किस्म का काम हमें दोबारा यहाँ पे करना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक और सवाल जो मैंने उठाया था, मैं उसकी तरफ लेके जाता हूँ कि एक तो अफ़गानिस्तान हो गया जी, वहाँ पर इंटरनेशनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में बड़े मसाइल हैं। दूसरा जो में अक़लियतों के साथ हो रहा है, तो इसको एक्सपोज किया है एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और राइटर हैं, उनका नाम है वैलेंटीन हेनॉल्ट। उन्होंने फ्रेंच में एक किताब लिखी है, ये उनकी आप बीती है। ये फिल्म बनाने गए इंडिया, और वहाँ पर ये जो दलित औरतें हैं जिनके साथ वहाँ पर जुल्म होता है, तो उस पर ये डॉक्यूमेंट्री के लिए जब इन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, मुलाकातें शुरू की, इंटरव्यू शुरू की, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करके इनको गोरखपुर की जेल में फेंक दिया गया। लिहाजा जो इनकी किताब है उसका नाम भी यही है, इन दी हेल ऑफ गोरखपुर प्रिजन। और ये जो वैलेंटीन हेनॉल्ट हैं, इन्होंने अपनी किताब में सिर्फ दलित ख़वातीन का नहीं जिक्र किया, इन्होंने कहा मुसलमानों के साथ भी बड़ी ज़्यादती होती है। और जेल में इन्होंने देखा कि लव जिहाद के नाम पे बहुत से मुसलमान जो हैं झूठे मुकदमात में उनको वहाँ पे उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ था। तो इन्होंने अपनी किताब में, मैं मुख्तसर बता देता हूँ, इन्होंने कहा है कि भारत में जो दलित ख़वातीन हैं इन्हें अछूत समझा जाता है, इन्हें मारपीट की जाती है, इनके साथ इस्मत दरी की जाती है, और इन्हें कत्ल जैसे संगीन मसाइल का सामना है। भारत में जो 4 लेन हाईवेज़ हैं वहाँ पर भी सिर्फ अमीरों को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त है, गरीब बग़ैर सड़कों के हैं, और उनके लिए ना स्कूल हैं ना सरकारी नौकरियाँ। और हज़ारों नहीं लाखों जो गरीब भारतीय मुसलमान और दलित हैं, ये आप जाएं रात को आपको फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं। तो एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा, ये जो USCIRF की जो एक रिकमेंडेशन आई है कि सैंक्शंस लगाई जाएं, और RSS का जिक्र किया इन्होंने अपनी किताब में, इसका मैं मज़ीद डिटेल भी बताता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो अमेरिका जिसने UN को ही इनफेक्टिव कर दिया है, अब उसका ये जो कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी है, इसकी रिकमेंडेशंस पे कौन इम्प्लीमेंटेशन करेगा? देखें, पहली बात तो ये है कि कम से कम पहली दफ़ा ये एक चीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ भी लिखी गई है, डॉक्यूमेंट हुई है, और उसमें उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें, मैंने कल पढ़ी थी वो रिपोर्ट सारी, तो आप देखेंगे कि वो बड़ी उन्होंने एग्जाम्पल्स दे के सिस्टमेटिकली करा, और उसमें सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है वो ये कहा है
जो कि एक बहुत आई थिंक इंडाइटमेंट है इंडिया की, कि ये कोई रैंडम नहीं है कि किसी इलाके में किसी का प्रेजुडिस है तो उसने किसी को कर दिया, या किसी की लड़ाई है तो वो कर दिया। ये एक सिस्टमैटिक गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू ये माइनॉरिटीज़ के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ के हक में नहीं है। अच्छा, आपने जिक्र तो किया तो ये मैं आपको बहुत- बता दूं हाँ। कि ये एक किताब है दानिश जावेद साहब की, इनक्रेडिबल एंड शाइनिंग इंडिया, ट्रांजिशन फ्रॉम सेकुलरिज्म टू हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म। इसमें भी यही चीज जो है ये उन्होंने जी। डॉक्यूमेंट किया इस चीज को। तो वो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आरएसएस और रॉ को सैंक्शन करना चाहिए, उनको सैंक्शन करके उनको लिंक करना चाहिए उन सैंक्शंस को ट्रेड के साथ, डिफेंस एग्रीमेंट्स के साथ और चीज़ों के साथ। तो अब ये होगा या नहीं होगा ये तो एक बहुत वक्त ही बताएगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि नॉर्मली यूरोप बात करता है ह्यूमन राइट्स की, अमेरिका तो इतना कभी बात करता भी नहीं है, कि उन्होंने ना सिर्फ बात की है बल्कि इंडिया के उसमें बात की। अब इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये है कि लोग यहाँ पे, मैंने देखा है कि कल से काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया, और ये हमें पाकिस्तान में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमसे अटेंशन हट के कम से कम और हमारा जो वो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत अच्छी तरह इस रिपोर्ट में विंडिकेट हो गया है। हम कितने अरसे से दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि जी देखें ये बड़ा सिस्टमैटिक हो रहा है और इसमें स्टेट इन्वॉल्व्ड है, और ये नहीं है कि लोगों की तरफ से कोई ये इमोशनल चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक बहुत क्लियरली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें विंडिकेट हो गया है। दूसरा ये है कि मुझे नहीं ये लगता कि इसको अभी वो कोई सैंक्शंस अमेरिका उन पे लगाने के लिए जा रहा है, या कोई इतना ज़्यादा बहुत सीरियसली इस रिपोर्ट को वो लेंगे। लेकिन अगर ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीपीसी उसको कह रहे हैं ना कि डिक्लेयर करें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी वायलेशंस, तो वो भी अगर हो जाता है, वो कैसे होगा? नहीं होगा, लेकिन द वेरी फैक्ट कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट जो उनका एक सेल्फ स्टाइल्ड, देखिए उनका जो एक सेल्फ स्टाइल्ड इंडिया का है कि जी हम एक सेक्युलर स्टेट है, मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक, वो तो एडिफिस ना हम तो कहते ही थे, लेकिन अब क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहनी शुरू हो गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। इससे अमेरिकी इदारे से ज़्यादा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उन्होंने एक पहले और भी बनाई, ज़्यादा अहमियत है, और इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है वो क्या रोल प्ले कर सकते